पहले सीन में हमें डैन नाम के एंजल को दिखाया जाता है जो कि लोगों को स्वर्ग पहुंचने में उनकी मदद करता है। उसका दिल एक छोटे से बच्चे की तरह साफ है। वो न सिर्फ गूंगे जानवरों की रक्षा करता है पर बुरा करने वालों को सजा भी दिलवाता है। कल आधी रात तक डैन की धरती पर की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और फिर वो खुद स्वर्ग की तरफ बढ़ेगा। हालांकि इसके पहले उसे एक आखिरी काम पूरा करना होगा। डैन के सीनियर एंजल ने उसे उस जगह का पता दिया जहां उसे जाना था। तभी उसका ध्यान भटकता है और वो देखता है कि दो गुंडे एक अंधी लड़की को तंग कर रहे हैं। लड़की अंधी होने के बावजूद अकेली उन दोनों गुंडों पर भारी पड़ रही है। उसने अपनी छड़ी उठाई और उनसे जमकर मुकाबला किया। वैसे तो ये लड़की काफी हिम्मत वाली थी पर गुंडों ने उसे कुछ बुरी बुरी बातें कही जिससे उसका दिल टूट गया। इस लड़की का नाम था यॉन। एक अमीर घराने में पैदा होने के बावजूद किस्मत ने कभी यॉन का साथ नहीं दिया। यॉन को बचपन से ही बैले डांस करने का बड़ा शौक था। वो अपने बैले डांस ग्रुप की लीडर भी थी। जब यॉन छोटी थी तभी उसके दोनों माँ बाप अचानक किसी वजह से गुजर गए। फिर एक दिन डांस परफॉर्मेंस के दौरान ऊपर से झूमर टूटकर गिरा। कांच के टुकड़े यॉन की आंखों में चले गए जिससे उसे अपनी आंखें गंवानी पड़ी। इस कारण बेचारे यॉन का बैले डांसर बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया। अब उसकी देख रेख की सारी जिम्मेदारी उसकी आंटी पर आ गई। यॉन अपनी आंखों की सर्जरी करवाना चाहती थी मगर हर बार कोई पहले आंखें डोनेट करने को तैयार होता फिर कुछ न कुछ वजह से मुकर जाता। यॉन बस उम्मीद और इंतजार करते हुए जी रही थी। ऐसे में उसका बर्ताव भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। डैन यॉन के जिंदादिली को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हुआ। उसने उसका पीछा किया। यॉन ब्रिज पर खड़ी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके रो रही थी। यॉन को रोता देख डैन के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। वो उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसने यॉन के गाल पर किस किया। एंजल डैन के किस करते ही यॉन की सारी उदासी मानो गायब हो गई। आसमान से उसके ऊपर फूल बरसने लगे। फिर वो वहां से जाकर पार्क में बैठ गई। वैसे तो यॉन डैन को नहीं देख सकती पर उसे कहीं न कहीं उसके होने का एहसास हो चुका था। डैन के लिए भी ये हैरानी की बात थी क्योंकि आज तक कोई भी इंसान ना उसे देख पाया था ना महसूस कर पाया था। अब क्योंकि यॉन को अभी अभी दो गुंडों ने परेशान किया था उसे लगा डैन भी ऐसा ही कोई होगा। उसने अपनी छड़ी उठाई और सख्त आवाज में उसे वहां से जाने को कहा। डैन ने यॉन का ये रवैया देख उससे कहा, इस दुनिया में हर चीज ईश्वर की है। तुम ऐसे मुझे यहाँ से जाने को नहीं कह सकती। मगर यॉन ने कहा, मैं किसी ईश्वर में यकीन नहीं करती। अगर वाकई में ईश्वर होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। डैन कहता है, इस दुनिया में ना जाने कितने ही ऐसे इंसान हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है लेकिन वो तुम्हारी तरह नकारात्मक बातें नहीं करते। ना ही वो ब्रिज से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। ये बातें सुन यॉन डैन से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। इसी दौरान डैन की शर्ट की जेब में रखा रुमाल जमीन पर गिर जाता है जिसे यॉन उठा लेती है। दूसरी तरफ यॉन की आंटी उनकी कंपनी की 20वीं सालगिरह को यॉन के माँ बाप की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन मनाने की सोच रही थी। उस फंक्शन में ढेर सारे लोगों को बुलाया गया। उसमें बैले डांस परफॉर्मेंस भी रखा गया। यॉन ने जब अपनी आंखें खोई बैले डांस ग्रुप की मेन डांसर उसकी आंटी की बेटी बन गई जिसका नाम था नीना। देखा जाए तो ये सब यॉन की आंटी उसे नीचा दिखाने के लिए कर रही थी। आंटी और अंकल के अलावा यॉन की एक सेक्रेटरी भी थी जिसका नाम था चो। उन पर यॉन की देख रेख की जिम्मेदारी थी। सेक्रेटरी चो ने यॉन की आंटी से जाकर बात की। वो इस बात से नाखुश थे कि कंपनी का फंक्शन यॉन के पेरेंट्स के डेथ एनिवर्सरी वाले दिन रखा गया। यॉन की आंटी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। सेक्रेटरी चो कहती है, अगर यॉन ने फिर से बैले ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो तुम कंपनी से बाहर कर दी जाओगी और मुझे शक है कि उसकी सर्जरी में देरी होने में भी तुम्हारा ही हाथ है। मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। ये बात सुन यॉन की आंटी डर गई। वैसे सेक्रेटरी चो ने बात तो सही कही थी। यॉन की आंटी ने ही डॉक्टर को पैसे खिलाए थे ताकि वो हर बार यॉन की सर्जरी टालने का कुछ न कुछ बहाना बनाती रहे। बात साफ थी, न यॉन की सर्जरी होगी, न उसकी आंखें वापस आएगी और न ही वो फिर से डांस ग्रुप की लीडर बन पाएगी। फिलहाल बैले डांसर कंपनी की लीडर आंटी खुद थी। वहीं उसकी बेटी नीना डांस ग्रुप की मेन डांसर। आंटी डॉक्टर से उसका मुंह बंद रखने को कहती है, नहीं तो वो वक्त आने पर उसी को बलि का बकरा बना देगी। उस रात डैन ने देखा कि उसका रुमाल उसकी जेब से गायब है। असल में इसी रुमाल की मदद से
एंजल्स को स्वर्ग के गेट में एंट्री मिलती है, यानी कि वो रुमाल डैन के लिए एक आईडी कार्ड की तरह था। जब तक रुमाल न मिले वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। डैन पागलों की तरह उस रुमाल को पार्क के बेंच के पास आकर ढूंढने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसका रुमाल तो उस अंधी लड़की ने उठाया था। इस तरफ यॉन ने कोई डरावना सपना देखा जिससे उसकी नींद टूट गई। सेक्रेटरी चो तुरंत उसे शांत कराने के लिए आ गए। यॉन के माता पिता की मौत के बाद सेक्रेटरी चो ने हमेशा उसका ख्याल रखा। वो उसकी हर पसंद नापसंद को अच्छे से जानते थे, यहाँ तक कि उन्हें उसके चिड़चिड़ेपन और गुस्से के पीछे का कारण भी पता था। वो हमेशा से उसकी हौसला अफजाई करते, लेकिन यॉन के लिए ये सारे शब्द अब बिल्कुल खोखले हो चुके थे। वो अपने अपाहिज वाली जिंदगी से तंग आ गई थी। अगले दिन यॉन सारी बातें भुलाकर कंपनी की सालगिरह के लिए तैयार हुई। अपनी आंखें गंवाने के बाद ये पहली बार था जब वो हिम्मत जुटाकर लोगों के सामने आई थी। जाहिर सी बात है, फंक्शन में आए सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। फिर जब बैले डांस परफॉर्मेंस शुरू हुआ, यॉन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने डैन के रुमाल को मोड़कर जमीन पर रख दिया, मानो वो कोई शख्स हो, और फिर अपनी आंखें बंद करके अकेले नाचने लगी। फंक्शन के अंत में यॉन ने स्पीच भी दी। उसकी आंटी को ये था कि यॉन की ऐसी हालत का फायदा उठाकर वो कंपनी के लिए ढेर सारे स्पॉन्सर्स बटोर लेगी। यॉन ने नीना की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कड़वी बातें कही। ऐसा उसने इसीलिए कहा क्योंकि वो नाराज थी। भला आंटी को उसके पेरेंट्स के डेथ एनिवर्सरी के दिन ही फंक्शन रखने की क्या जरूरत थी। डैन भी अपना रुमाल लेने उस फंक्शन में आया हुआ था। जब यॉन अकेले डांस कर रही थी, तब डैन ने चुपके से अपना रुमाल ले लिया और उसका डांस भी देखा। इसके बाद यॉन सेक्रेटरी चो के साथ वहां से चली गई। डैन भी उस जगह पहुंचा जहां जाने का उसे ऑर्डर मिला था। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि उसे दरअसल सेक्रेटरी चो को लेने के लिए भेजा गया था। उनकी कार के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ की थी। इसी कारण वो पहाड़ी इलाके से गुजरते वक्त अपना बैलेंस खो बैठे। डैन जब वहां पहुंचा तो कार ब्रिज के बिल्कुल किनारे पर टिकी हुई थी और यॉन की सांसें अभी चल रही थी। यॉन को महसूस हो गया कि डैन आसपास है। वो उसे मदद की गुहार लगाने लगी। डैन भी खुद को रोक नहीं पाया और इसके बाद कार जैसे ही ब्रिज से गिरी, डैन ने समय को रोक दिया। फिर अपने असली एंजल वाले रूप में आ गया। उसने अपने पंख फैलाकर कार को पकड़ लिया और ब्रिज पर रख दिया। अगले ही पल कांग नाम के लड़के ने कार को देखा जो वहां से गुजर रहा था। उसने तुरंत यॉन को हॉस्पिटल पहुंचाया। इसके बाद सेक्रेटरी चो की आंखें यॉन को मिली। सर्जरी होने के बाद वो फिर से देख पा रही थी। अब यॉन की जान तो बच गई, मगर डैन से अनजाने में एक बड़ी गलती हो गई। किसी भी एंजल के पास किसी इंसान की किस्मत को बदलने की इजाजत नहीं होती। इस बारे में डैन को उसके सीनियर एंजल ने बताया था, पर डैन यॉन की जान बचाकर ये गलती कर बैठा। क्योंकि गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी। डैन की आत्मा अब स्वर्ग जाने के बजाय यही धरती पर रहेगी जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती। फिर हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों की डैन ने कभी मदद की थी, उनकी आत्माओं ने उसके लिए दुआ मांगी। उनकी दुआ सुनकर भगवान को भी डैन को दूसरा मौका देना ही पड़ा। अब उसे 100 दिनों के लिए इंसानी रूप में धरती पर रहना पड़ेगा। इन 100 दिनों में उसे एक लड़की को उसका सच्चा प्यार ढूंढने में मदद करनी होगी। जैसे ही लड़की को उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा, डैन के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यॉन थी। इधर हॉस्पिटल में जैसे ही यॉन को होश आया, उसे सेक्रेटरी चो की मौत की खबर मिली। वो अपनी सेहत की परवाह किए बगैर सीधा उनके अंतिम संस्कार पर पहुंच गई। यॉन ने जैसे ही सेक्रेटरी चो की तस्वीर देखी, उसे उनकी कही बात याद आ गई। वो ये कि मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। यॉन ने हिम्मत की और उनकी तस्वीर के आगे एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर खड़ी हो गई। वहां मौजूद सभी लोग सोचने लगे कि ये लड़की शायद पागल हो गई है। उस रात जब यॉन ने सेक्रेटरी चो का कसट देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस दुनिया में अगर उसके माँ बाप के बाद कोई था जो उसका भला सोचता था तो वो सेक्रेटरी चो थे, मगर अब वो भी यॉन को अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने यॉन को अपनी आंखें तो दे दी, पर अब इन आंखों का क्या काम जब कोई बचा ही नहीं जिसे वो अपना कह सके। यॉन की रोते रोते आंख लग गई और वो वहीं नीचे जमीन पर सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसके पूरे शरीर में कमजोरी थी।
डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि ये असल में दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ने के कारण से हुआ है। आपने किसी अपने को खोने का कुछ ज्यादा ही अफसोस कर लिया है, जिसकी वजह से आपके दिमाग के साथ साथ असर आपके शरीर पर भी पड़ रहा है। ये बात सुनकर यॉन परेशान हो गई, क्योंकि अब सेक्रेटरी चो के काम की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई थी। अब जब उसकी आंखें वापस आ गई है तो उस बेचारी के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। यॉन की ऐसी हालत देखकर यॉन की हाउसकीपर ने एक नए सेक्रेटरी को काम पर रखने का फैसला किया। अब यॉन का बर्ताव तो हम सब जानते ही हैं। उसने एक एक करके सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया। डैन, जो यॉन के करीब रहना चाहता था, उसने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, मगर वो बेचारा भी बुरी तरह रिजेक्ट हो गया। हालांकि जाने से पहले उसने यॉन से उसका रवैया सुधारने को कहा। डैन उसे कहता है कि तुम्हें अपना ये सड़ा हुआ बर्ताव ठीक करना चाहिए, लोगों से थोड़ा प्यार से पेश आना सीखो। यॉन गुस्से में खड़े होकर डैन की खबर लेने के लिए उसके पीछे गई। ये देख हाउसकीपर जोर से चिल्ला पड़ी, क्योंकि डैन की इस हरकत की वजह से यॉन अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। इस कारण हाउसकीपर ने डैन को तुरंत सेक्रेटरी की जॉब के लिए हायर कर लिया। कुछ ही दिनों में डैन ने जान लिया कि यॉन थोड़ी सख्त मिजाज की है। वो साफ सफाई को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। यॉन घर के कोने कोने को खुद से चेक करती है। घर में कहीं धूल का एक कतरा या एक बाल भी दिख जाए तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। डैन ने मन में सोचा कि इस लड़की को प्यार में गिराना तो बड़ा मुश्किल काम होगा, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। दिन बीतते गए। यॉन हर रोज घर के मेट्स को अपना काम ठीक से ना करने के लिए लेक्चर देती। डैन अब इन सब बातों से तंग आ चुका था। उसने मेट्स की तरफ से आवाज उठाई, पर यॉन ने उल्टा उसी को फर्श पर झाड़ू लगाने की सजा दे दी। डैन को आंगन में झाड़ू लगाते लगाते सुबह से शाम हो गई। इसके बाद जोरों से बारिश होने लगी और डैन के पंख अचानक से बाहर आ गए। डैन घबरा गया, क्योंकि अब तो वो इंसान बन गया था, यानी कि उसे सब देख पा रहे थे। ठीक उसी वक्त उसे यॉन ने कॉल करके बुलाया। यॉन जब भी उसे बुलाती, उसे उसके सामने तुरंत हाजिर होना पड़ता, मगर वो इन भीगी पंखों के साथ कैसे जाता। डैन जाकर अपने कमरे में छिप गया। यॉन ने सारा घर ढूंढा और फिर डैन के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी लिविंग रूम से कांच की खिड़की के टूटने की आवाज आई। यॉन कांच के टूटने की आवाज सुनकर वहां से जाने लगी। जमीन पर बिखरे पड़े कांच के टुकड़े उसे उस दिन की याद दिला रहे हैं जब उस पर झूमर गिरा था। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया और वो जमीन पर बैठ गई। फिर खिड़की से हवा बहने लगी और कमरे में लगा झूमर हिलने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस वक्त गिरने से पहले हिल रहा था। यॉन बहुत डर चुकी थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म हो गई हो। उसी वक्त झूमर के टूटने की आवाज आई और आखिर झूमर टूट गया। यॉन उसके एकदम नीचे बैठी थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि डैन अपने पंखों की मदद से यॉन को ढक लेता है। टूटे कांच के टुकड़े उसके पैरों के पास जाकर बिखर गए। फिर डैन ने यॉन को उठाकर सोफे पर बिठाया। डैन सोच रहा था कि यॉन को पंखों के बारे में क्या बोले कि तभी यॉन बोली, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे ये सब भी शौक है, एंजल के कॉस्ट्यूम पहनकर घूमना। इसके बाद उसने डैन के एक पंख को खींचकर निकालने की कोशिश भी की, जिस पर डैन उसे छोड़कर तेजी से वहां से भाग गया। बाहर बारिश भी रुक गई थी और उसके साथ ही डैन के पंख भी गायब हो गए। कांग, जो उस वक्त यॉन से मिलने आ रहा था, उसने भी कांच के टूटने की आवाज सुनी थी। वो दौड़ते हुए कमरे में आया। फिर जब उसने डैन को वहां देखा तो उसे लगा कि डैन कोई चोर है जो कांच तोड़कर घर में घुस आया है। कांग ने तुरंत डैन को पकड़ लिया। फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद यॉन उनकी लड़ने की आवाज सुनकर बाहर आई और उन्हें रोका। कांग तो असल में बैले डांस कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर था। सारी गलतफहमी दूर करने के बाद यॉन ने कांग को जाने को कहा, मगर कांग उससे कंपनी को लेकर बात करना चाहता था। डैन भी चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। फिर कांग गुस्सा होकर चला गया। वहां से निकलते वक्त कांग को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने गाड़ी रोककर देखा तो उसका पीछा करने वाली लड़की नीना थी। नीना ने झूठ कहा था कि वो कहीं जा रही है, पर कांग समझ गया कि नीना झूठ बोल रही है। उसने उसे साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया। डिनर के दौरान नीना ने कांग से कहा, मैं चाहती हूँ यॉन वापस बैले डांस ग्रुप ज्वाइन कर ले। कितनी टैलेंटेड है वो। अगर वो ग्रुप में फिर से आना चाहती है तो मैं उसके खातिर ग्रुप छोड़ने को तैयार हूँ। इसके बाद नीना वॉशरूम चली गई। जब वो वापस लौटी तो कांग उसे देखकर समझ गया
कि वो असल में उल्टी करने गई थी ताकि बाहर का खाना खाकर उसका वजन ना बढ़ जाए। उसने नीना का झूठ पकड़ लिया, फिर उसे आईने के सामने खड़ा करके कहा, देखो खुद को, तुम्हें एक अच्छी डांसर बनने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस खुद से प्यार करना सीखना होगा। जैसे तुम हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना होगा। अगले दिन यॉन ने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बुलाए ताकि कल रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करके देख सके कि खिड़की का कांच किसने तोड़ा था। डैन को याद आया कि कल रात तो उसके पंख बाहर निकल आए थे। हो सकता है ये सब सीसीटीवी में कैद हो गया हो। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने डैन की तरफ देखकर यॉन से कहा कि तेज बारिश की वजह से कैमरा डैमेज हो गया है, इसीलिए कल रात की फुटेज नहीं मिल पाएगी। ये बात सुनकर डैन ने राहत की सांस ली। यहाँ उसे पता लगा कि वो सिक्योरिटी गार्ड उसी का सीनियर एंजल था जो रूप बदलकर वहाँ उसे बचाने आया था। डैन इस बात को सोचने लगा कि आखिर किस कारण से उसके पंख ऐसे अचानक बाहर निकल आए। शायद बारिश के कारण। सीनियर एंजल के जाने के बाद कांग एक पुलिस ऑफिसर को यॉन के घर लेकर आया। कल रात जो खिड़की का कांच किसी ने तोड़ दिया था, उसी सिलसिले में यॉन को भी इस बात की हैरानी हुई कि कांग इतना सब कुछ क्यों कर रहा था। पुलिस की तहकीकात खत्म होने के बाद यॉन ने डैन से उसके साथ कहीं चलने को कहा। यानी इस बार भी कांग की यॉन से बात नहीं हो पाई, लेकिन डैन कहता है उसे कार चलाने नहीं आती, तो मजबूरन यॉन को कांग के साथ जाना पड़ा। उसे अपने पेरेंट्स और सिक्योरिटी चो की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाना था। उसे वहाँ रोता देख डैन को एहसास हुआ कि यॉन इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो सबको दिखाती है। डैन ने यॉन से कहा, मैं तुम्हें फिर से जिंदगी जीना सिखाऊंगा क्योंकि यही मेरा मकसद है। यॉन को लगा कि इसे क्या हो गया, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। तभी बारिश शुरू हो गई। यॉन अपना छाता अंदर भूल गई थी, तो डैन उसे लेने गया और फिर जानबूझकर बाहर आने में देरी की। उसे पता था अगर वो बारिश में भीगेगा तो उसके पंख वापस बाहर निकल आएंगे। कांग भी इसी मौके का फायदा उठाकर छाता लेकर यॉन के पास पहुंच गया और उसके पास एक प्रोजेक्टर था जिसमें उसने यॉन के बचपन की कुछ वीडियोस चलाई। उसने यॉन की डांस की तारीफ करते हुए उसे डांस ग्रुप वापस ज्वाइन करने को कहा, मगर यॉन ने मना कर दिया। वैसे उसका दिल तो अब भी स्टेज पर जाकर डांस करने के लिए तड़प रहा था। इसके बाद कांग ने यॉन और डैन को घर ड्रॉप किया। घर आते वक्त उसने यॉन को बताया कि उसके एक्सीडेंट वाले दिन जिस शख्स ने एम्बुलेंस को कॉल किया था वो वही था। डैन ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसे लगा कांग और यॉन के बीच कुछ तो कनेक्शन है, क्या पता ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। फिर एक दिन जब डैन और यॉन कहीं बाहर से घर लौटे तो यॉन के आंटी अंकल ने उसे केक के साथ सरप्राइज दिया, मगर इसके पीछे आंटी का इरादा कुछ और ही था। उसने सेक्रेटरी चो के कमरे में घुसकर वो सारे सबूत चुरा लिए जो उन्होंने उसके खिलाफ इकट्ठा किए थे यॉन की सर्जरी को लेकर। यॉन भी उनकी इन हरकतों को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए उसने उन्हें घर से जाने को कहा। अब डैन को तो यॉन की आंटी के इरादे के बारे में नहीं पता था, तो उसने यॉन को ही बुरा समझा। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे और फिर यॉन ने डैन को जॉब से बाहर निकाल दिया। डैन ने भी उसकी बातों को दिल पे ले लिया और तुरंत वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद हाउसकीपर ने जाकर डैन को समझाया कि वो जाकर यॉन से माफी मांग ले। इसके बाद दोनों ने साथ ड्रिंक किया। फिर डैन नशे की हालत में यॉन से माफी मांगने जाता है। वो उसकी कलाई पर एक रेशम का रुमाल बांधकर कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम इस रुमाल को देख लेना और समझना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इतना ही नहीं, वो नशे में यॉन के साथ डांस भी करने लगा। उसने यॉन से कहा, तुम्हें डांस करते देखना ऐसा लगता है मानो कोई खूबसूरत नजारा देख रहा हूँ। फिर उसने यॉन को हक किया और उसके कंधे पर सर रखकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब डैन की आंख खुली तो पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी। असल में यॉन ने ही पुलिस को बुलाया था, ये कहकर कि मैंने इस आदमी को काम से निकाल दिया था, मगर ये वापस मेरे घर घुस आया। डैन यॉन से मिन्नतें करने लगा कि वो उसे अरेस्ट ना करवाए। यॉन उसे पूछती है, बताओ कल रात तुम मेरे पास क्या करने आए थे। यहाँ हमें पता लगता है कि डैन रात को वहीं बाहर गार्डन में सो गया था और वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी बातें वैसी ही थी जैसे उस लड़के की बातें जो यॉन को पार्क में उस बेंच पर बैठा मिला था। उस वक्त तो आंखें ना होने की वजह से वो उसका चेहरा देख नहीं पाई।
यॉन सोचने लगी कि डैन तभी से उसका पीछा कर रहा है और उसका सेक्रेटरी बनना भी शायद उसकी कोई सोची समझी साजिश होगी। डैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब बातों का क्या जवाब दे, यॉन को कैसे समझाए। वैसे बात तो सच थी, डैन का मकसद यही था, उसकी जिंदगी में आना। उसने यॉन से कहा, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला था ये सब करने के लिए। हालांकि डैन यहाँ भगवान की बात कर रहा था, पर यॉन समझ बैठी कि उसकी आंटी ने डैन से ये सब करवाया है। उसने तुरंत पुलिस से कहा, इस जासूस को यहाँ से ले जाओ। उस दिन बैले कंपनी के सभी मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि कांग ने ये ऐलान कर दिया कि यॉन फिर से कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन वो अब तक यॉन को इस बात के लिए मना नहीं पाया था, जिससे कि कंपनी के मेंबर्स ने कांग को ही बुरा भला कहा। कांग ने उन सब से वादा किया कि वो जल्द यॉन को कंपनी में ले आएगा। दूसरी तरफ यॉन को भी इस बात की खबर मिली कि उसके कंपनी ज्वाइन करने की खबर मीडिया में फैल रही है। वो समझ गई कि ये कांग का ही काम हो सकता है। यॉन ने तुरंत कांग से मिलकर उसे कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं कंपनी फिर से ज्वाइन नहीं करूंगी, इसीलिए तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। फिर आंटी ने यॉन को कॉल करके कहा कि वो ऐसे अचानक कंपनी नहीं ज्वाइन कर सकती जब तक सारे बोर्ड मेंबर्स इस बात के लिए हामी ना भर दे। साथ ही साथ वो उन सारे सबूतों को जला रही है जो उसने सेक्रेटरी चो के कमरे से चुराए थे। जाहिर सी बात है, अगर यॉन ने फिर से कंपनी ज्वाइन कर ली तो आंटी की पोजीशन खतरे में आ जाएगी। यॉन ने भी आंटी को चैलेंज दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबके सामने अनाउंस करेगी कि वो कंपनी में लौट रही है। हालांकि सच तो कुछ और ही था। वो फिलहाल इस हालत में ही नहीं थी कि कंपनी की सारी जिम्मेदारियां उठा सके। जब भी यॉन परेशान होती, उसके पैर सुन्न पड़ जाते। सो वो जमीन पर बैठ गई। ऐसे में उसे डैन की याद सताने लगी। एक डैन ही था जो उसे बर्दाश्त करता था। यॉन के डैन को काम से निकालने के बाद बाकी के स्टाफ मेंबर्स भी एक एक कर काम छोड़कर चले गए। उनसे यॉन का गुस्सैला बर्ताव झेला नहीं गया। अब यॉन के साथ सिर्फ उसकी हाउसकीपर यूमी ही बची थी। यूमी एक मेड को यॉन के पास ले आई और कहा कि इसने कई बार आपकी आंटी को देखा है सिक्योरिटी गार्ड को पैसे खिलाते हुए। उस दिन खिड़की का कांच भी उसी सिक्योरिटी गार्ड ने तोड़ा था। यॉन को लगा उसने डैन को बेकार में ही काम से निकाल दिया। उसका तो इसमें कोई हाथ ही नहीं था। यॉन को अपने किए पर पछतावा होने लगा। फिर अचानक डैन उसे उसी पार्क के बेंच पर बैठा मिला जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। यॉन ने डैन से कहा, मैं चाहती हूँ तुम वापस सेक्रेटरी की ड्यूटी पर आ जाओ। डैन भी झट से हाँ कह देता है, लेकिन यॉन को उसकी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। इस तरफ आंटी प्लानिंग कर रही थी कि यॉन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे बिगाड़े ताकि वो कंपनी वापस ज्वाइन न कर सके। अगर इस बार यॉन ने कोई भी लापरवाही की तो कंपनी के टेम्पररी चेयरमैन यानी आंटी कंपनी की परमानेंट चेयरमैन बन जाएगी। यॉन किसी भी हालत में कंपनी को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इसे उसके पापा ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। वो डैन के साथ मिलकर अपनी सेहत के ऊपर काम करने लगी। यॉन की हालत ऐसी थी मानो कोई छोटा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा हो। डैन ने इसमें उसका पूरा साथ दिया। एक दिन पार्क में वॉक करते समय यॉन फिसलकर गिर गई। डैन भी उसे बचाते बचाते उसके ऊपर गिर गया। इसके बाद डैन ने उसे कहा, वक्त आ गया है मेरी पहली शर्त मानने का। मैं तुम्हें अपने साथ मंदिर ले जाना चाहता हूँ। यॉन और डैन दोनों बुद्धिस्ट मंदिर गए जहाँ उन्होंने साथ में प्रार्थना की। फिर उन्हें मंदिर में कांग मिला। असल में ये डैन और कांग ने मिलकर प्लान किया था। डैन कांग की मदद करना चाहता था ताकि वो यॉन को फिर से कंपनी ज्वाइन करने के लिए मना सके। ऊपर से डैन को तो ये भी लगता था कि यॉन और कांग एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने वहां से जाने का बहाना बनाया और फिर दूर से दोनों को खड़ा देखता रहा, इस उम्मीद में कि कांग भी यॉन को समझ पाए और जान पाए कि वो दिल की बुरी नहीं है। कुछ दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यॉन रेडी होकर एकदम कॉन्फिडेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, जिसमें उसने कंपनी वापस ज्वाइन करने की बात कही। इससे आंटी के सारे इरादों पर पानी फिर गया। इसके बाद यॉन ने डैन को थैंक यू कहा, उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया। वो उसके गाल पर थैंक्स कहते हुए किस करना चाहती थी कि तभी डैन ने सर घुमा दिया। दोनों के होंठ आपस में टकराए, जिससे यॉन एक पल के लिए सहम गई। फिर डैन ने यॉन को किस किया। तभी कांग वहां आ गया और उसने दोनों को किस करते हुए देख लिया। यह देखकर उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया।
इधर हम देखते हैं कि कांग के पीछे भी पंख लगे हुए थे। फिर अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। डैन इधर उधर भागकर अपने आप को बचाता फिर रहा था ताकि कहीं यॉन उसके पंख ना देख ले। वही यॉन सोच रही थी कि डैन उसे किस करने के बाद ऐसे क्यों भाग रहा है। तभी कांग छाता लेकर यॉन के पास आया और उसे वहां से ले गया। घर जाते वक्त कांग ने यॉन से कहा, मैं तुम्हें 2 हफ्तों का समय देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे इस बार निराश नहीं करोगी। यॉन कहती है, मैं 1 हफ्ते के अंदर ही डांस ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी। इस तरफ डैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो यॉन का सामना कैसे करे। तब सीनियर एंजल ने उसे आकर कहा, तुम अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें यॉन के पास जाना होगा, नहीं तो तुम अपनी आत्मा खो बैठोगे। अगली सुबह डैन यॉन के घर आया। यॉन भी अब उसके लिए कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। वो रात भर उसका इंतजार करती रही और सोचती रही कि जब डैन आएगा वो उसे हमेशा के लिए नौकरी से निकाल देगी। मगर डैन को देखते ही उसने अपना मन बदल लिया। इसके बाद डैन यॉन को डांस स्टूडियो ले गया। उसने उसे कहा, कल रात हमें जो कुछ भी हुआ हमें उसे भुला देना चाहिए। यॉन ने भी डैन की हाँ में हाँ मिला दी, मगर अंदर ही अंदर वो इस बात से नाखुश थी। फिर यॉन अपने डांस प्रैक्टिस के दौरान लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। तभी डैन ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। यॉन ने उससे कहा, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। उसी वक्त डैन को नीना की कॉल आई। यॉन ने कॉल पिक करके नीना से कहा, मेरे सेक्रेटरी को कॉल करना बंद करो। इसके बाद यॉन डैन को लेकर वॉक करने जा रही थी। तभी नीना वहाँ बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। उसने यॉन को डांस ग्रुप वापस ज्वाइन करने की खुशी में गिफ्ट दिया और ये भी कहा कि मैं चाहती हूँ हम दोनों में कंपटीशन हो ताकि इस बात का फैसला हो सके कि अगला डांस ग्रुप लीडर कौन बनेगा। यॉन के लौटने से कंपनी को एक नया इन्वेस्टर भी मिल गया था। वो इस कंपनी में बस इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था ताकि यॉन को डांस करता हुआ देख सके। कंपनी में इस बात की चर्चा होने लगी कि आंटी शायद अपनी पोजीशन अब यॉन को सौंप देगी। इसी वजह से अब कोई भी उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था। अब आंटी इतनी आसानी से बाज आने वालों में से तो थी नहीं। उसने इस बात को साबित करने में पूरी जी जान लगा दिया कि यॉन अभी कंपनी की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। आंटी ने कंपनी की एनुअल परफॉर्मेंस फंक्शन भी इसी बार जल्दी रखवाई ताकि यॉन को प्रैक्टिस करने का ज्यादा वक्त ना मिले। इधर कांग यॉन और डैन की बढ़ती नजदीकियों को देखकर बहुत उदास था। वो यॉन का हालचाल पूछने के बहाने से उसके घर चला गया। वहाँ उसने डैन और यॉन को साथ डांस प्रैक्टिस करते देखा, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। फिर उसने डैन को अकेले में ले जाकर धमकी दी, अगर तुम यॉन के साथ कुछ ऐसा वैसा करने की सोच रहे हो तो दूर रहो उससे। तुम्हें उसे वाकई में प्यार हो तो ही आगे बढ़ना। डैन खुद इस बात को लेकर कंफ्यूज था। उसे नहीं मालूम कि ये प्यार है या क्या है। डैन ने तुरंत जाकर अपने सीनियर एंजल को बताया कि जिस दिन से मैंने यॉन को किस किया है, वो जब भी मेरे पास आती है मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। सीनियर एंजल डैन को एक कहानी सुनाता है ताकि वो इन चीजों से दूर रहे। 15 साल पहले एक एंजल को एक इंसान से प्यार हो गया था। वो लड़की भी एक डांसर थी। ईश्वर ने एंजल को इस बात की सजा दी जिसे वो अपनी आत्मा गवा बैठा। डैन नहीं जानता था कि ये कहानी दरअसल कांग और यॉन की तरह दिखने वाली एक लड़की की थी। यहाँ यॉन दिन रात डांस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। कई बार तो वो इतना ज्यादा नाचती कि उसके पैर तक छिल जाते। ये देख डैन को बुरा लगता। वो उसके पैरों पर मरहम पट्टी लगाता, जिस पर यॉन पूछती, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? डैन कोई जवाब नहीं दे पाता। उसके दिमाग में तो वही कहानी घूम रही थी जो सीनियर एंजल ने उसे सुनाई थी। डैन का ऐसा बर्ताव देखकर यॉन ने उसे कमरे से बाहर जाने को कहा और फिर से डांस प्रैक्टिस में जुट गई। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। फिर आंटी यॉन से कहती है, मैंने एक बड़े बिजनेसमैन को बुलाया है, उसके सामने अच्छा परफॉर्मेंस देना ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करने पर मजबूर हो जाए। और हाँ, तुम्हारा कंपनी में वापस आना भी इसी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। क्योंकि कंपनी की इज्जत का सवाल था तो यॉन भी आंटी की बात मान गई। कांग बाहर खड़ा यॉन का इंतजार कर रहा था। इस तरफ डैन को यॉन के बचपन की एक तस्वीर मिली जिसमें वो समंदर के किनारे बैले डांस कर रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, जब मैंने पहली बार डांस किया। यॉन के दिल में फिर से डांस के लिए प्यार जगाने और कांग और यॉन को करीब लाने के लिए डैन ने बीच पर ऐसा ही एक सेट लगवाया जैसा उस तस्वीर में था। फिर उसने कांग से यॉन को वहां ले जाने के लिए कहा। कांग के बढ़ावा देने पर
यॉन उस छोटे से स्टेज पर खड़ी होकर डांस करने लगी। डैन उसे छिपकर देख रहा था। यॉन को उस वक्त नाचते देख डैन को एक फ्लैशबैक नजर आया। नन्ही यॉन ऐसे ही स्टेज पर डांस कर रही थी और एक लड़का उसे देख रहा था। डैन को खुशी भी हुई और दुख भी। खुशी यॉन को डांस करते हुए देखने की, और दुख इस बात का कि वह खुद उसे किसी और के हवाले कर दे रहा है। यहाँ से कांग सीधा सोही की कब्र पर गया। ये वही डांसर थी जिसे वह 15 साल पहले प्यार करने लगा था। एंजल होने के कारण कांग को एक इंसान से प्यार करने की सजा मिली। कांग की जिंदगी मानो मौत से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। एक दिन सोही ने कांग को आंखें बंद करके रोते हुए देखा। वो तुरंत दौड़कर उसके पास गई। दरअसल कांग खुदकुशी करने जा रहा था। सोही ने उसके बजाय अपने आप को कुर्बान करते हुए कांग की बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से कांग ने कई बार अपनी जान देने की कोशिश की, मगर वो इंसान बनने में नाकाम रहा और यूं ही 15 साल बीत गए। प्रेजेंट में यॉन के परफॉर्मेंस का दिन आ गया था। यॉन ने जाने से पहले ढेर सारे ड्रग्स लिए ताकि उसकी तबीयत फिर से खराब ना हो। जब बिजनेसमैन ने यॉन को देखा तो उसे बड़े अजीब तरीके से हाथ मिलाया। यॉन को उसका छूना पसंद नहीं आ रहा था, मगर वो जानती थी कि डांसर को अक्सर इन्वेस्टर्स की ऐसी हरकतें झेलनी पड़ती है। ये बहुत आम सी बात है। ऐसा सोचकर उसने अपना मुंह बंद रखा। आंटी ने पहले सोचा कि वो इस फंक्शन में सबको बताएगी कि वो अपनी पोजीशन से रिटायर हो रही है और अपनी जगह यॉन को सौंप रही है, लेकिन उसने फिर अपना इरादा बदल दिया। भला वो इतनी जल्दी कहाँ सुधरने वाली थी। आदत से मजबूर आंटी ने वेटर को पैसे खिलाए ताकि वो यॉन के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दे। आंटी चाहती थी कि यॉन की परफॉर्मेंस बिगड़ जाए और वो फिर से कंपनी ज्वाइन ना कर पाए, और ये भी कि उसके सभी मेहमानों के आगे बेइज्जती हो। यूमी ने पहले ही डैन को बता दिया था कि वो फंक्शन के दौरान चौकन्ना रहे। डैन को जैसे ही वेटर पर शक हुआ, उसने नशे वाली ड्रिंक फेंक दी। इसके बाद वेटर यॉन की ड्रेस पर जानबूझकर वाइन गिराने वाला था, मगर उसका ये प्लान भी डैन ने फेल कर दिया। आंटी अपना प्लान फेल होते देख अपने मैनेजर पार्क को कॉल करती है और उसे नशे की दवा मिली वाइन मंगवाती है। यॉन के अंकल मैनेजर पार्क को देख लेते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। नीना की बहन रुना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने भी नशे की इंजेक्शन लगे फ्रूट्स यॉन के टेबल पर रखवा दिए। यॉन ने वो खा भी लिए। इधर स्टेज पर आंटी ने अनाउंस किया, अब बारी है यॉन की डांस परफॉर्मेंस की। यॉन जैसे ही अपनी कुर्सी से उठी, उसे चक्कर आ गया और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वो नशे की हालत में उस बिजनेसमैन पर बरस पड़ी जिसने उसे गलत तरीके से छुआ था। यॉन को लड़खड़ाते देख डैन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। फिर यॉन की नजर जैसे ही डैन से मिली, वो बेहोश हो गई। अगली सुबह यॉन को पता लगा कि उसने रात को फंक्शन में क्या रायता फैलाया था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने शराब नहीं पी थी। फिर ये सब कैसे हुआ? यॉन ने तुरंत डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट करवाया। यॉन की बदतमीजी की वजह से इन्वेस्टर्स भी हाथ से छूट गया था। आंटी ने मौके का फायदा उठाते हुए कंपनी के बाकी इन्वेस्टर्स पर दबाव डाला कि वो यॉन को कंपनी में वापस ना ले। हालांकि वो कांग को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाई। कांग अब भी अपनी बात पर अड़ा था। उसने कहा कि वो यॉन को कंपनी में वापस लेकर आएगा। यॉन की जगह कोई और डांसर नहीं ले सकती। ये बात सुनकर एक और इन्वेस्टर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। कांग भी गुस्से में वहां से डांस प्रैक्टिस रूम में चला गया। वहां बाकी सभी डांसर्स का भी यही कहना था। वो नहीं चाहते थे कि एक नशेड़ी बदतमीज लड़की उनकी डांस ग्रुप की लीडर बने। कांग गुस्से में नीना पर टूट पड़ा। उसने नीना से कहा, यॉन की जैसी डांसर इस पूरे डांस ग्रुप में कोई नहीं है। तुम तो बस बेजान पुतले की तरह स्टेज पर डांस करती हो, मगर यॉन वो अपने डांस में पूरी जान लगा देती है। उसकी हर एक डांस परफॉर्मेंस के लिए वो कितनी मेहनत करती है, जानती हो तुम? कांग के इन शब्दों ने नीना को दुखी कर दिया। वो सीधा एक बार में शराब पीने चली गई। वहाँ उसे एक पुरानी टीचर मिली जो उसे बचपन में डांस सिखाया करती थी। नीना अपने टीचर से बात करना चाहती थी, पर टीचर उसे नहीं पहचान पाई और नशे की हालत में होने की वजह से उसे दूर भगा दिया। इस तरफ डैन को पता लगाना था कि उस रात यॉन के खाने में नशे की दवा किसने मिलाई थी। वो इस बारे में रुना से बात करने गया, लेकिन उसे क्या पता था कि इन सब के पीछे रुना खुद जिम्मेदार है। उसने डैन को बिना कुछ बताए वहाँ से चली गई। इसके बाद आंटी यॉन से मिलने गई। इस बार उन्होंने अपने इरादों को छुपाया नहीं, बल्कि खुल के सबके सामने रखा। आंटी ने कहा
यॉन की उल्टी सीधी हरकतें देखकर कई इन्वेस्टर्स ने कंपनी से नाता तोड़ दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि यॉन पूरी कंपनी मुझे सौंप दे ताकि कंपनी का और नुकसान ना हो। ये बात सुनकर डैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आंटी से कहा कि आप पर तो यॉन को संभालने की जिम्मेदारी है ना। अगर आपको यॉन की ही कंपनी की इतनी फिक्र थी तो उस दिन आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? क्यों आप वहाँ खड़ी होकर तमाशा देखती रही? आंटी ने डैन का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, मगर उसने यॉन को धमकी देते हुए कहा, तुम्हारे पास 12 घंटे का समय है, सही फैसला करना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी की कंपनी को मैं बर्बाद कर दूंगी। यॉन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। कंपनी की पावर आंटी को देना यॉन की मजबूरी थी। उस रात वो बहुत दुखी थी, इसीलिए शराब पीने चली गई। यूमी ने उसे कॉल करके बताया कि तुम्हारे ब्लड ग्रुप में दिखा रहा है कि तुमने उस दिन नशे की दवा खाई थी, लेकिन यॉन ने खुद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उस रात ड्रग्स लिया था, इसीलिए वो ब्लड ग्रुप को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। हालांकि ये बात तो तय थी कि उसे फंसाया गया था। जब डैन को पता चला कि यॉन को स्टेज पर नाचने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसने उसे डांस करने से मना कर दिया। उसने कहा, अगर तुम्हारा डांस करने का इतना ही मन है तो मैं बनूंगा तुम्हारा ऑडियंस, मैं देखूंगा तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस। ये सुनकर यॉन रोना बंद कर देती है और खड़ी होकर नाचने लगती है। नाचते नाचते यॉन डैन की बाहों में आकर बेहोश हो गई। इसके बाद डैन उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया। उसे यॉन को ऐसे दुखी देख बहुत बुरा लग रहा था। यॉन के सोने के बाद डैन बाहर खुली हवा में सांस लेने ब्रिज पर गया। तभी कांग ने वहां आकर डैन का कॉलर पकड़ लिया। उसने उसे कहा कि वो यॉन से दूर रहे। खींचातानी के दौरान दोनों ही नदी में जा गिरे और डैन पानी के अंदर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। डैन को समझ नहीं आया कि कांग ने अचानक उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। असल में कांग ने डैन और यॉन की बातें सुन ली थी। डैन ने यॉन से कहा था कि तुम चाहो तो ग्रुप में डांस करना छोड़ सकती हो, पर मेरे लिए हमेशा डांस करती रहना। ग्रुप छोड़ने वाली बात को लेकर कांग डैन से गुस्सा था। वो नहीं चाहता था कि यॉन कभी भी बैले डांस ग्रुप को छोड़े। कांग ने डैन को बताया कि अपनी आंखें खोने के बाद यॉन ने एक बार अपनी जान देने की कोशिश की थी, क्योंकि वो डांस नहीं कर पा रही थी। डांस यॉन की जिंदगी है। अगर उसने डांस करना छोड़ दिया तो वो जी नहीं पाएगी। तुम्हें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, बजाय उल्टा उसे डांस करने से रोकने की। मैं नहीं चाहता कि यॉन किसी भी हालत में गलत इंसान की बातें सुनकर अपनी जिंदगी को लेकर गलत फैसले ले। इसीलिए तुम अभी सेक्रेटरी की जॉब से रिजाइन कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैन ने कांग का पीछा किया और उसे कहा कि मैं जानता हूँ तुम यॉन से प्यार करते हो और यॉन को उसके प्यार से मिलाना ही मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उससे दूर जाओ। डैन अब भी यही सोच रहा था कि कांग और यॉन एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ यॉन को आंटी की दी गई 12 घंटों की मोहलत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो मगन होकर अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी यूमी यून की ब्लड ग्रुप लेकर उसके पास आई और फिर यून को आंटी का कॉल आया। आंटी ने यॉन को धमकाया कि अगर तुमने अभी भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की तो मैं सीधा कंपनी को अपने नाम करने का ऐलान कर दूंगी। यॉन ने कहा वो मीटिंग में आएगी। डैन को भी अब ड्राइविंग करना आ गया था। वो यॉन को लेकर मीटिंग में जाने लगा, लेकिन उससे पहले वो उस ब्रिज पर गया जहाँ से पिछली रात वो नीचे गिरा था। उसने रेलिंग पर खड़े होकर यॉन से पूछा, इतनी ऊंचाई से कूदने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया था? यॉन घबरा गई और तुरंत डैन का हाथ पकड़कर उसे रेलिंग से नीचे उतारा। डैन ने यॉन से कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें डांस करने से मना किया था, मगर तुम्हारी खुशी डांस करने में है तो तुम जरूर डांस करो। बस इतना याद रखना कि तुम चाहे जो भी करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। डैन की हौसला अफजाई के कारण यॉन पूरी तरह जोश के साथ मीटिंग में गई। उसने आंटी पर ध्यान न देते हुए पहले सभी इन्वेस्टर्स से उस रात के बर्ताव के लिए माफी मांगी। फिर उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर उसकी अगली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो वो खुद कंपनी और डांस ग्रुप दोनों छोड़ देगी। मीटिंग के बाद आंटी यॉन पर भड़क गई। उसने यॉन से कहा, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद मैंने इस कंपनी को अपना समय दिया, इतनी मेहनत की, तब जाकर आज इस मुकाम पर कंपनी पहुंच पाई है और तुम यूं ही उठकर मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती हो। वैसे इन्वेस्टर्स ने यून को एक और मौका तो दे दिया, पर आंटी तो अब भी उसके ही खिलाफ थी। इधर डांस ग्रुप के मेंबर्स यॉन के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। वो कांग से मनवाना चाहते थे कि वो यॉन को ग्रुप में शामिल ना करे, मगर कांग ने उनकी एक न सुनी।
उल्टा ये कहा कि तुम लोगों को जितना प्रोटेस्ट करना है करो, कल जो भी डांस प्रैक्टिस में एब्सेंट रहेगा मैं उसे ग्रुप से निकाल दूंगा। यॉन को लगा कि कांग के इस रवैये से ग्रुप मेंबर्स उसे अपनाने की बजाय उसे नफरत करने लगेगी। इधर डैन ने यॉन से कहा कि तुम्हें नीना से बात करनी चाहिए, तुम उसकी मदद लो। नीना दिल की बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी आंटी और रुना के जैसे नहीं है। डैन की बात सुनकर यॉन नीना को कॉल करती है। वो नीना से कहती है कि मेरे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ डांस का मुकाबला कर सकते हैं, जैसा कि तुम चाहती थी। ये सुनकर नीना थोड़ा इमोशनल हो गई। उसने यॉन को बताया कि आजकल डांस ग्रुप के मेंबर्स एक नर्सिंग होम में वॉलंटियरिंग करने जा रहे हैं। यॉन भी उसी नर्सिंग होम वॉलंटियरिंग करने पहुंच गई। फिर वहां एक बुजुर्ग औरत के हाथों से कैंडल गिर जाती है, जिससे छोटी सी आग लग जाती है। यॉन ग्रुप की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेती है। ग्रुप के मेंबर्स उसे साफ कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम हमारा दिल जीत लोगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। उनकी बातों से यॉन को एक बात समझ आ गई कि उन्हें उसकी ग्रुप में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें प्रॉब्लम है तो इस बात से कि यॉन डांस ग्रुप की लीडर बने। यॉन ने कांग से कहा कि वो फिर से सारे डांसर्स की पोजीशन तय करे। वो मेन डांसर बनने की बजाय साइड डांसर बनने को तैयार थी, जब तक कि वो सबके सामने अपनी काबिलियत साबित न कर दे। ग्रुप के मेंबर भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने फिर साथ मिलकर डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक दिन कांग की नजर डैन के हाथों पर पड़ी। जिस दिन वो लोग नदी में गिरे थे तब उसके हाथों पर चोट लगी थी, लेकिन अब उसके हाथों का चोट बिल्कुल ठीक हो चुका है। इतनी जल्दी इतना बड़ा घाव कैसे भर सकता है? शक के मारे वो डैन का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वो देखता है कि डैन तो सीनियर एंजल हु से मिल रहा है। कांग ने चर्च जाकर सीनियर एंजल हु से इस बारे में पूछा। हु ने उससे कहा कि डैन भी तुम्हारी तरह एक एंजल है जो फिलहाल अपनी सजा काट रहा है। इधर डैन को आए दिन फ्लैशबैक नजर आते हैं, जिसमें एक छोटा लड़का एक लड़की के साथ खेल रहा है। डैन ने इस बारे में हु से पूछा। हु ने उसे बताया कि तुम्हें ये सब इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि तुम्हारे दिल में अब इंसान बनने की इच्छा पैदा हो गई है। फिर हु ने डैन को एक बुजुर्ग औरत को दिखाया जिसने कुछ ही मिनटों पहले अपने पति को खोया था। दरअसल हु डैन को समझाना चाहता था कि इंसान बनना यानी दुख को चुनना है। बुजुर्ग औरत को देखकर डैन को यह एहसास हुआ कि जब वो चला जाएगा तो शायद यॉन की हालत भी ऐसी ही हो जाएगी, इसीलिए अब उसे यॉन से दूरी बना लेनी चाहिए। डैन ने तुरंत जाकर यॉन को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। यॉन पहले तो डैन को रोकने की कोशिश करती है, पर जब वो देखती है कि डैन बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा तो वो यूमी को ऑर्डर देती है कि वो अभी के अभी डैन का रेजिग्नेशन अप्रूव कर दे। डैन जब जा रहा था तो उसने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ हम कभी एक दूसरे से वापस ना मिले। फिर कांग ने डैन से बात करने के लिए उसे कॉल किया। हालांकि उसकी कॉल यूमी ने उठाई, जिसके बाद कांग समझ गया कि डैन यॉन को छोड़कर जा चुका है। वैसे कांग खुद भी यही चाहता था, लेकिन उसे अब भी डर था कि कहीं एंजल डैन यॉन की जिंदगी में फिर से वापस ना आ जाए। यहाँ से जाने के बाद यॉन को डांस प्रैक्टिस करने में भी अकेलापन का सामना करना पड़ा, क्योंकि ग्रुप के मेंबर्स उसे अब तक ढंग से बात नहीं कर रहे थे। इसके बाद आंटी ने आकर सबसे कहा कि कांग इस बार जज नहीं बनेगा, क्योंकि उसका पहले से ही यॉन की तरफ कुछ ज्यादा ही झुकाव है। कांग ने भी कहा, अगर ऐसी बात है तो आप भी जज मत बनिए, हम डांस ग्रुप मेंबर्स के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। इन्हीं को डिसाइड करने देते हैं कि ये किसे अपना ग्रुप लीडर देखना चाहते हैं। कांग के इस डिसीजन से रुना को गुस्सा आ रहा था। रुना के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलक रहा है। उसकी शक्ल देखकर उसकी माँ को एक बात याद आई। यॉन के अंकल इन माँ बेटी से बिल्कुल अलग थे। वो हमेशा इन्हें योना को चोट पहुंचाने से रोकते। जब सेक्रेटरी चो की कार एक्सीडेंट हुई तब ये बात सामने आई थी कि किसी ने उनकी कार की ब्रेक्स फेल कर दिए थे। उस वक्त यून के अंकल को लगा था कि ये जरूर उनकी बीवी की हरकत है, मगर आंटी तो खुद इस बात से हैरान थी। चाहे उनके दिल में यॉन के लिए कितनी ही नफरत क्यों ना हो, उसने कभी यॉन को जान से मारने के बारे में नहीं सोचा। फिर जब आंटी ने रुना के दिल में यॉन के लिए जलन देखी तो उसे शक होने लगा कि उस रात रुना ने ही सेक्रेटरी चो की कार की ब्रेक्स फेल किए होंगे। इधर डांस ग्रुप में कोई यॉन से बात नहीं करता है, जिससे उसे डैन की और ज्यादा याद आने लगी। वो डांस प्रैक्टिस खत्म कर उस बेंच पर जाकर बैठ गई जहां वो डैन से पहली बार मिली थी। यॉन को रोता देख डैन पेड़ के पीछे से उसके सामने आ गया। उसने डैन से कहा, तुम मेरे ऊपर निर्भर मत रहो,
मैंने शुरू में तुमसे सिर्फ इसी वजह से हमदर्दी जताई थी क्योंकि मुझे तुम पर तरस आता था, मगर अब मैं जान चुका हूँ तुम एक बहुत स्ट्रांग लड़की हो। अब तुम्हें अपने लिए किसी ऐसे लड़के को ढूंढना होगा जो तुम्हें दिल से प्यार करे। डैन की बातें सुनकर यॉन ने अपना मुंह मोड़ लिया, फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं खुद ही अपने आप को तुमसे दूर करती हूँ। सेक्रेटरी की जॉब छोड़ने के बाद डैन ने चर्च जाना बंद कर दिया था। वो सारा समय उस बुजुर्ग औरत की देखभाल करता जिसने अपना पति खोया था। एक दिन उस औरत ने डैन से कहा, मुझे मेरे पति के पास ले चलो। वो औरत जानती थी कि उसका पति भी एक एंजल था। वो कहती है, हम दोनों ने जिंदगी के 70 साल एक दूसरे के साथ बिताए। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। इतने सालों में हमारी लड़ाइयाँ भी हुई थी, खट्टी मीठी नोकझोंक, बहुत कुछ। प्यार का सफर इतना आसान नहीं होता। इसके बाद उस औरत ने एक रुमाल निकाला और कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले जन्म में मेरा पति इंसान बने और हम फिर मिले। उसने इस बात को कबूल किया कि एक इंसान होकर एक एंजल से प्यार करना उसके लिए आसान नहीं था, मगर वो जानती थी कि उसे उसके पति जैसा कोई और नहीं मिल सकता जो उसे इतना प्यार करे। और भला हमारा मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर ईश्वर चाहते होंगे कि हम साथ रहे, तभी उन्होंने हमें मिलाया। ऐसे सच्चे प्यार को पाकर अगर मैं मर भी जाती तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। इतना कहकर उस बुजुर्ग औरत ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद डैन ने उस जगह को ढूंढने का फैसला किया जो हमेशा उसे सपनों में नजर आती थी। वो जानना चाहता था कि आखिर ये कौन सा राज था जो उसके दिल में दबे हैं। दूसरी तरफ डांसर का सिलेक्शन होना शुरू हो गया। नीना ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। ये टेक्निक उसने उसकी बचपन की डांस टीचर से सीखी थी। हालांकि नीना की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, फिर भी कांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अगली बारी यॉन की थी। उसने एक इमोशनल गाने पर डांस करना था। डांस करते वक्त यॉन लगातार डैन के बारे में ही सोच रही थी, जिससे उसका डांस अब बिल्कुल रियल लग रहा था। उसकी परफॉर्मेंस की आखिर में सभी डांस मेंबर्स की आंखों में पानी था। सभी ने उसकी परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया। इस तरफ डैन उस जगह को ढूंढने निकल पड़ा। उसने कुछ गांव वालों से उस घर के बारे में पूछा जो उसे अपने सपने में दिखता है। डैन जब उस लावारिस घर पर पहुंचा तो अचानक बारिश होना शुरू हो गई और इसके साथ ही उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। जो लड़का उसे नजर आता था वो डैन खुद था। जब भी बारिश होती, डैन का शराबी बाप पीकर घर आता और अक्सर नन्हे डैन को मारा करता। इसके बाद अपने फ्लैशबैक की मदद से डैन ने घर के आंगन में गड़ा हुआ एक बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में एक लड़के और लड़की की तस्वीरें थी, साथ में ही कुछ ड्राइंग्स भी जिसमें वो लड़का और लड़की बीच पर डांस कर रहे थे। उन ड्राइंग्स के नीचे दोनों का नाम लिखा हुआ था। लड़की का नाम था योनसू। डैन को सब याद आ गया। जिस लड़के को वो रोज अपने सपने में देखा करता वो डैन खुद था। फिर अचानक डैन को कुछ महसूस हुआ और वो दौड़ता हुआ उस बीच पर जा पहुंचा। यॉन भी बस कुछ ही देर पहले उस बीच पर आई थी। डैन के जाने के बाद यॉन को इस बात का एहसास हो गया था कि वो डैन से बस इसीलिए नाराज थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। जब उसने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया तब भी वो डैन की ही ख्यालों में खोई थी, इसीलिए शायद सभी को उसका परफॉर्मेंस इतना पसंद आया। हालांकि कांग को उसका परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर जब वो घर गई तो उसे वहाँ भी लड़के का सपना आया जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। यॉन सोचने लगी कि आखिर वो लड़का उसे अब जाकर क्यों दिखाई दे रहा है। इतने सालों बाद यूमी ने उसे समझाया कि तुम आजकल बहुत स्ट्रेस लेने लगी हो, शायद इसीलिए तुम्हें बचपन की सारी चीजें सपनों में नजर आ रही है। तुम एक बार उस जगह चली क्यों नहीं जाती, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अगले दिन यॉन डांस की प्रैक्टिस से छुट्टी ली और उस जगह चली गई जहाँ वो बचपन में घूमने गई थी। इत्तेफाक से डैन भी उस दिन वहीं दिख गया जिसे वो इतने दिनों से रात दिन याद कर रही थी। वो आखिर उसके सामने था, लेकिन उसने डैन को इस बात की खबर नहीं लगने दी। फिर वो मुड़कर वहाँ से चली गई। उसने एक गांव वाली से पूछा, क्या यहाँ कोई नीले दरवाजे वाला घर है जिसमें एक लड़का रहा करता था। यॉन को अच्छी तरह याद है कि जब उसने उस लड़के को पहली बार देखा था तब जोरों की बारिश हो रही थी। वो लड़का बहुत उदास नजर आ रहा था, इसीलिए यॉन ने अपना छाता फेंककर उस लड़के को गले से लगा लिया और उसे नदी किनारे से दूर किया। इसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब खेला करते। फिर एक दिन यॉन ने उस लड़के से कहा कि वो बैले डांस सीखने के लिए किसी और देश जाने वाली है।
जाने से पहले यॉन ने उस लड़के के लिए बीच पर बैले डांस किया। उस दिन उस लड़के ने पहली बार आसमान में इंद्रधनुष देखा था। यॉन ने उस लड़के को फिर से जीना सिखाया। वही यॉन के लिए वो लड़का उसकी पहली ऑडियंस बना जिसके लिए उसने डांस किया था। प्रेजेंट में गांव वाली औरत ने यॉन को बताया कि उस लड़के की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। असल में वो लड़का अपने बाप की मार से डरकर भाग रहा था। तभी उसका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। डैन इस वक्त उसी पत्थर पर खड़ा था जहाँ से गिरकर उसकी मौत हुई थी। उसने अपनी मौत का फ्लैशबैक देखा जिससे उसका सर घूमने लगा। डैन जोर जोर से सर पकड़कर चिल्लाने लगा। यॉन भी लड़के की मौत का सुनकर दुखी होती है और उस खेत में गई जहाँ दोनों अक्सर खेला करते थे। तब डैन भी वहाँ आया। उसने यॉन को चुप कराते हुए कहा, उस लड़के ने मरने से पहले जरूर तुम्हें याद किया होगा क्योंकि उसकी जिंदगी में खुशी की वजह तुम ही थी। फिर दोनों उस लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं। यॉन चाहती थी कि डैन उसके साथ वापस चले मगर डैन को अब भी कुछ सवालों के जवाब ढूंढने बाकी थे। तब तक के लिए डैन ने यॉन को अपना रुमाल सौंप दिया। इस बात से यॉन थोड़ी उदास तो थी पर डैन से मिलकर उसका मूड पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया था। घर जाकर यॉन ने डैन का रुमाल अपने बैग पर बांध दिया। इसके बाद उसने यूमी से कहा, अब तुम्हें नए सेक्रेटरी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डैन कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। यॉन लीडर के सिलेक्शन के लिए अपना डांस प्रैक्टिस करती रही। एक तरफ यॉन ईमानदारी से प्रैक्टिस करने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ आंटी और उसकी बेटी रुना दोनों इस फिराक में हैं कि कैसे यॉन को कम वोट मिले। एक रात जब बारिश होने लगी तो यॉन को डैन की बहुत याद आ रही थी। इधर डैन एक हॉस्पिटल में अपने पिता को ढूंढ रहा था जो उसे बचपन में मारा करते थे। वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। डैन ने उनसे कहा, मैं आपसे नाराज हूँ। बचपन में आपने मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया था। डैन की बातें सुनकर उन्होंने डैन का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर डैन से माफी मांगकर अपना दम तोड़ दिया। बचपन में कभी डैन को उसके पिता का प्यार नहीं मिला था जिसके लिए वो हमेशा तरसा करता था, मगर अब जब उन्होंने उसे माफी मांगी तो डैन की आंखों में पानी आ गया। इसके बाद डैन का अगला मिशन था कांग के बारे में पता करना, क्योंकि कांग ने एक बार डैन से कहा था कि एंजल्स को ज्यादा समय तक इंसानों के साथ नहीं रहना चाहिए। फिर हु की मदद से डैन कांग के घर में घुस गया। वहाँ उसने देखा कि वो जिस लड़की सोहा से प्यार करता था उसकी शक्ल हूबहू यॉन से मिलती है। यही कारण था कि कांग यॉन की तरफ खिंचा चला जा रहा था, मगर वो उसे प्यार नहीं करता था। डैन ने मन ही मन सोचा, मैं करूंगा यॉन से सच्चा प्यार, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, कितनी भी बड़ी सजा क्यों न मिले। इसके बाद वो यॉन के घर जाता है और यॉन से मिलकर उसे वादा करता है कि आज के बाद उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दोनों प्रेमी पहले की तरह फिर एक हो गए। फिर डैन यॉन को किस करता है। ये पहली बार था जब डैन ने यॉन के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। दोनों वापस किस करने ही वाले थे कि तभी यूमी वहाँ आ गई। डैन की बातें सुनकर अब हु को भी कांग पर शक होने लगा था। वो छिपकर उस मंदिर गया जहाँ कांग अक्सर जाया करता था। मंदिर में उसे सोही के बारे में कुछ जानकारी मिली जिसे पढ़कर हु समझ गया कि कांग असल में कौन है। फिर जब कांग चर्च आया तो हु उसे शराब पीते हुए मिला। कांग हु को बताने आया था कि डैन यॉन के साथ रिश्ता रखकर नियमों को तोड़ रहा है। तब हु ने कांग को बताया, तुम खुद पहले एंजल थे मगर तुम्हें भगवान से सजा मिली थी जिसके बाद तुम हमेशा के लिए इंसानी एंजल बन गए। फिर हु ने कांग से पूछा कि तुमने उस दिन डैन से लड़ाई क्यों की थी। कांग कहता है, क्योंकि यॉन हमेशा उसी के साथ रहती है, इसीलिए मैं उसे जलन महसूस करने लगा था। इस तरफ डैन यॉन को बताना चाहता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जिसके साथ तुम बचपन में खेला करती थी। मरने के बाद भगवान ने मुझे एंजल बना दिया था, लेकिन उसे डर था कि यॉन उसकी बातों पर यकीन करेगी भी या नहीं। इसके बाद यॉन डैन से पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे। डैन कहता है, मैं अपने पिताजी से मिलने गया था। वो बचपन में मुझे बहुत मारते थे। खैर अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने जाने से पहले मुझसे माफी मांगी। ये सुनकर यॉन तुरंत डैन को गले से लगा लेती है। अगले दिन डांस ग्रुप की लड़कियां बातें कर रही थी कि रुना की ग्रुप की कुछ लड़कियों से बहुत अच्छी बनती है। कांग ने उनकी बातें सुन ली और वो तुरंत समझ गया कि आंटी और रुना उन लड़कियों को रिश्वत दे रही है ताकि वो निना के लिए वोट करे। कांग रुना से इस बारे में पूछता है पर रुना उसके हाथ में कहाँ आने वाली थी। वो इस बात से साफ मुकर गई। उसने कहा, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ यूमी को डांस कंपनी का लाइटनिंग वाला बंदा मिला।
जिसे आंटी ने 3 सालों पहले जॉब से निकाल दिया था। यूमी ने उस बंदे को मैनेजर पार्क से मिलवाया। बेचारा मैनेजर पार्क को ना चाहते हुए भी आंटी के कहने पर गलत काम करने पड़ते थे। उसने लाइटिंग वाले बंदे ने मैनेजर पार्क और यूमी को बताया कि 3 साल पहले यॉन के ऊपर जो झूमर गिरा था वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। उनकी बातें रुना की खबरी ने सुन ली और तुरंत उसे बता दिया। इसके बाद रुना यूमी, मैनेजर पार्क और उस लाइटिंग वाले बंदे की फोटो गुस्से से देखने लगी। सिलेक्शन वाले दिन नीना को आने में थोड़ी देर हो गई। उसका डांस भी पिछली बार से काफी अलग था, जो कि उसकी बचपन की टीचर ने सिखाया था। नीना की मेहनत देखकर कांग को भी उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाना पड़ा, जो कि कभी उसकी परफॉर्मेंस देखकर खुश नहीं होता था। ये देख यूना थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर जब उसकी नजर ऑडियंस में खड़े डैन पर पड़ी तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। यॉन की डांस की कहानी प्रेमी जोड़े की थी जो आखिर में बिछड़ जाता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस में बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यॉन और नीना में बराबरी की टक्कर चल रही थी। हालांकि फाइनल वोटिंग में यूना ने नीना को मात दे दी। हारने के बाद नीना वॉशरूम में जाकर रोने लगी। नीना रोते हुए अपने आप से कह रही थी, अगर यून उस दिन मर जाती तो मुझे हर बार इसे पीछे नहीं रहना पड़ता। उसकी ये बातें उसकी बहन रुना सुन लेती है। कंपटीशन के बाद कांग यॉन को डिनर पर ले जाना चाहता था, मगर वो कांग के साथ अकेले जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने मना कर दिया और फिर डैन के साथ पार्क में वॉक करने चली गई। जब दोनों वॉक कर रहे थे तभी बारिश होने लगी। इससे डैन घबरा गया। डैन का चेहरा देख यॉन ने उससे पूछा, तुम बारिश से इतना डरते क्यों हो? क्या तुम बारिश में भीगकर कोई और बन जाओगे? डैन कहता है, अगर वाकई में ऐसा हुआ तो तुम क्या मुझसे डरोगी? यॉन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ तुम जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। यॉन की बातों से डैन के अंदर सच बताने की हिम्मत आ गई। बारिश पड़ रही थी, इसीलिए डैन सड़क पार करके छाता खरीदने गया, मगर जब वो पीछे मुड़ा तो यॉन उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। यानी रुना ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसने न सिर्फ सेक्रेटरी चो को मरवाया था क्योंकि उन्हें सच का पता लग गया था, बल्कि यॉन को भी डांस कंपनी बिल्डिंग के छत से धक्का देने का ऑर्डर दिया था। वो ऐसा दिखाना चाहती थी मानो यॉन ने खुदकुशी कर ली हो। यॉन को जैसे ही रुना के आदमी ने धक्का दिया, डैन ने अपने पंख फैलाकर उसे बचा लिया। यॉन तो डर के मारे बेहोश हो गई, लेकिन उधर रुना का आदमी देखते रह गया कि भला यॉन अब तक नीचे क्यों नहीं गिरी। वो सोच में पड़ गया कि यॉन हवा में कहाँ गायब हो गई। यॉन की लाश न मिलने पर वो उस आदमी के घर चेक करने गया। तब तक डैन यॉन को उसके घर लेकर आ चुका था। डैन को किसी की आहट सुनाई दी, इसीलिए उसने दरवाजा खोलकर देखा। उतने में वो बंदा वहाँ से भाग निकला। इसके बाद रुना ने उस बंदे को बुलाकर कहा, अब तुम इस मामले से दूर रहो। यून का पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो सबको हम पर शक हो जाएगा। यहाँ हमें पता लगता है कि वो रुना नहीं बल्कि हु था जो भेष बदल कर आया था। असल रुना तो बेसब्री से यून की मौत की खबर सुनने का इंतजार कर रही थी। हालांकि काफी समय बीत गया, फिर भी उसे कोई कॉल नहीं आया, लेकिन कांग उसे मिलने जरूर आया। रुना ने बड़ी चालाकी से कांग को यूना के फोन से मैसेज भेज दिया था। मैसेज में लिखा था, मैं बिल्डिंग के छत से कूदकर खुदकुशी करने जा रही हूँ। कांग मैसेज पढ़कर उसी वक्त वहाँ आया था। तब उसने डैन को पंख फैलाए यॉन को पकड़ते देख लिया। कांग समझ गया था कि ये जरूर रुना की हरकत होगी। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर आइंदा तुमने यून को नुकसान पहुंचाया तो तुम देख लेना मैं क्या करता हूँ। जब यून को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसके बेहोश होने से ठीक पहले डैन सड़क पार करके छाता लेने गया था। डैन को लगा, पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी। मैंने इतनी हिम्मत जुटाई थी यॉन को सब सच बताने के लिए। शायद ईश्वर चाहते होंगे कि यॉन को ये बात अभी ना पता चले। फिर यॉन को याद आया कि उसका फोन गायब है। डैन ने तुरंत उस जगह जाकर तलाश किया जहां उसका फोन गिरा था। तब डैन को उसका फोन नीचे घास में पड़ा मिला। फोन ऑन करते ही उसने खुदकुशी का वो मैसेज देखा जो उस फोन से कांग को भेजा गया था। डैन भी समझ गया कि इन सब के पीछे आंटी के परिवार ही जिम्मेदार होगा। बस एक वही थे जो यॉन का बुरा चाहते थे। डैन इस बात को लेकर बेहद परेशान था। उस रात उसने चर्च जाकर हु से पूछा कि भला कोई अपने ही परिवार वालों के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है। हु को लगा कि डैन के दिल में इंसानों के प्रति कुछ ज्यादा ही हमदर्दी बढ़ गई है।
उसने डैन से कहा, ईश्वर की सजा से डरो, अभी भी वक्त है, यहीं रुक जाओ। ये सुनकर डैन हू से पूछता है, क्या यॉन की याददाश्त भुलाने में भी तुम्हारा हाथ है? हू ना तो इस बात को कबूल करता है और ना ही इस बात से इनकार। फिर वो डैन से कहता है कि हर इंसान की किस्मत अलग होती है और एक एंजल होने के नाते तुम किसी भी इंसान की किस्मत के साथ फेरबदल नहीं कर सकते। ऐसा करना खुदगर्जी है। अगले दिन यून डांस कंपनी जाती है और ऐसे बर्ताव करती है मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये देख आंटी और रुना हैरान थे, खासकर रुना। वो तुरंत अपने आदमी को कॉल करके कहती है, तुम्हारा काम इतना ढीला क्यों है? ऐसा क्यों हुआ जो यॉन छत से धक्का देने के बाद भी बच गई? आंटी ने चुपके से अपने बेटे की बातें सुन ली। उन्हें उसके इरादे जानकर बहुत दुख हुआ और डर भी लगा। इस तरफ डांस प्रैक्टिस फिर से जोरों शोरों से चलने लगी। नीना ने कांग से कहा, मुझे इस बार मेन डांसर का रोल ही चाहिए, मैं कोई और रोल नहीं लूंगी। ऐसा करने के लिए भी उसे उसकी वही टीचर ने कहा था। इधर डैन यॉन की डांस प्रैक्टिस खत्म होने का वेट कर रहा था। उस वक्त उसे वही बंदा नजर आया जिसे उसने उस दिन वेटर की यूनिफॉर्म में देखा था। डैन को पूरा शक था कि इसी ने यॉन के खाने में नशे की दवाई मिलाई होगी। डैन ने उसका पीछा किया। फिर जब उसने उस बंदे को रुना से बात करते सुना तो उसका शक यकीन में बदल गया। डैन ने रुना को धमकाया कि चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं हमेशा यून को तुमसे प्रोटेक्ट करूंगा। रुना को ना तो डैन की धमकी से कोई फर्क पड़ा, ना ही कांग की। डैन ने यून को उसका फोन वापस लौटाने की बजाय अपने पास रख लिया था। उसे शक हुआ था कि डैन जरूर उसे कुछ छिपा रहा है। योन ने डैन को किसी काम में लगा दिया। फिर उसके रूम में जाकर चेक किया तो उसे उसका फोन मिला। जब यून ने अपना फोन का मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यून डैन से गुस्सा थी, उसने उसे ये बात क्यों छुपाई। इसके बाद वो कांग से पूछने गई कि वो मैसेज क्या था। कांग भी उसे कुछ नहीं बताता, कहता है कि तुम इस बारे में ना ही जानो तो अच्छा रहेगा। लेकिन यून जिद पर अड़ जाती है। फिर वो उस जगह जाती है जहाँ डैन छाता खरीदने गया था। वहाँ से वो उसे कॉल करके कहती है, अगर तुमने मुझे उस मैसेज के बारे में नहीं बताया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। छाते वाली ने यॉन को कुछ अलग ही कहानी सुनाई। यॉन उस दिन बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उस जगह से गायब हो गई थी। डैन उस जगह पहुंचा तो यॉन ने उसे कुछ बोलने से पहले ही पूछ लिया, क्या तुम एक एंजल हो? छाते वाली की बात सुनकर यॉन को उस दिन के बारे में कुछ कुछ बातें याद आने लगी थी। ये भी कि डैन ने अपने पंख फैलाकर उसे गिरने से बचाया था। अब डैन भी इस बात को और छिपाना नहीं चाहता था। उसने यॉन को सब सच बता दिया। यॉन कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एंजल हो या शैतान। तुमने इस बात को अब तक मुझसे क्यों छिपाया? इतना कहकर वो डैन से नाराज होकर चली गई। डैन ने उसे कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मुझे दूर करने की, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम जानती हो ना, बहुत से लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। डैन की इस तरह मनाने पर यॉन मान जाती है। इसके बाद दोनों चर्च जाते हैं। डैन को एहसास हो जाता है कि एक इंसान जो यॉन की लाइफ में खुशी ला सकता है वो वही है, ना कि कांग। अगले दिन रुना के लोग उसे एक रिकॉर्डिंग भेजते हैं। रिकॉर्डिंग में यूमी मैनेजर पार्क से झूठ बोलती है कि उसे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यून पर झूमर गिरना कोई हादसा था या किसी की चाल। इस बात को सुनकर रुना चैन की सांस लेती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूमी ने मैनेजर पार्क का फोन लेकर गुस्से से पानी में फेंक दिया। असल में यूमी को पता चल चुका था कि यून पर झूमर किसने गिरवाया था और उसने ये बात यून को भी बता दी थी। जिस स्टाफ मेंबर ने रुना के कहने पर यह काम किया था, रुना ने उसे भी उस दिन मरवा दिया। अब प्रेजेंट में यून भी मैनेजर पार्क से मिलने आ जाती है। मैनेजर पार्क उसे शर्म के मारे नजर तक नहीं मिला पा रहा था। उसने इस बात का खुलासा किया कि सेक्रेटरी चो का एक्सीडेंट रुना ने ही करवाया था। योन ये बात सुनते ही गुस्सा हो गई। उसने मैनेजर पार्क को बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर कहा कि अभी भी मौका है अपने किए का प्रायश्चित करने का। रुना और आंटी की सच्चाई सामने लाकर योन को लगा कि आंटी का परिवार उसे पसंद नहीं करता। ये बात तो ठीक है, पर सेक्रेटरी चो से उनकी क्या दुश्मनी थी? उनके साथ बहुत गलत हुआ। उसने इन सब का जिम्मेदार भगवान को ठहराया। डैन को जब ये बात पता लगी तो वो उसे झरना दिखाने ले गया। उन दोनों ने उसके पीछे इंद्रधनुष का खूबसूरत नजारा देखा। उस वक्त डैन ने यॉन को बताया कि तुम्हारे बचपन का वो दोस्त मैं ही हूँ और ईश्वर ने कई सालों से मुझे एंजल बनाकर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। वही ईश्वर जिसे तुम हर समय कोसती रहती हो। ईश्वर बहुत दयालु है। उसने सेक्रेटरी चो को तुमसे छीन लिया,
लेकिन उसके ठीक बाद मुझे भी तुमसे मिलवाया। फिर डैन यॉन को किस करता है। अब दोनों के बीच कुछ भी नहीं छिपा। बस दिक्कत इस बात की थी कि डैन एंजल से इंसान कैसे बन पाएगा। डैन ने इस बारे में कांग से बात की, जिसे पता लगा कि अगर किसी एंजल को इंसान बनना हो तो पहले उसे अपने चहीते इंसान को मरने देना होगा, यानी उस इंसान को जिससे वो प्यार करता है। अगले दिन डांस प्रैक्टिस के दौरान यॉन के लॉकर से एक लेटर गिरा जो नीना के हाथ लगा। लेटर में साफ लिखा था 3 साल पहले यॉन के साथ जो हादसा हुआ था वो उसकी आंटी की चाल थी। नीना अभी इस सच को हजम नहीं कर पा रही थी। ये लेटर मैनेजर पार्क ने लिखा था। मैनेजर पार्क ने यॉन के घर सेक्रेटरी चो के एक्सीडेंट से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाए। यॉन ने तुरंत यूमी से कहा कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर पुलिस रिपोर्ट लिखवाए। हालांकि महज उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर पुलिस आंटी और रुना को अरेस्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए डैन उनके खिलाफ थोड़े सबूत ढूंढने रुना के बंदे के पास गया। उसने अपनी मैजिकल पावर से उस बंदे को बिल्डिंग के छत पर बांध दिया और फिर उसके घर में घुसकर उन सभी लोगों के एविडेंस चुरा लिए जिन्हें रुना ने मरवाया था। इस तरफ यॉन ने मैनेजर पार्क का लेटर आंटी और नीना को पढ़कर सुनाया। उसने आंटी की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी चलाई जिसमें वो डांस मेंबर को यॉन के खिलाफ वोट देने के लिए भड़का रही थी। नीना अपनी माँ की असलियत जानकर गुस्सा भी थी और दुखी भी। इसके बाद यॉन आंटी से कहती है, अगर आप खुद ब खुद कंपनी से रिजाइन कर देंगी तो मैं आपको जेल भेजने से बचा लूंगी, वरना आप खुद सोच लो। उस रात कांग ने यॉन को डैन के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया। डैन का नाम सुनते ही यॉन भी दौड़ी दौड़ी उससे मिलने चली गई। कांग अब भी यॉन को डैन से अलग करना चाहता था। उसने कहा, अगर एक एंजल और इंसान आपस में प्यार कर बैठे तो ईश्वर उनका अस्तित्व मिटा देगा। यही इस प्यार का अंजाम होगा। ये बात सुनकर यॉन बहुत दुखी थी। उसने डैन को देखते ही गले लगा लिया। डैन भी कहीं न कहीं इस बात को जानता था, मगर वो यॉन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इधर नीना अपना सामान बांधकर घर से जा रही थी। उसे ऐसे लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना था जो दूसरों का इस हद तक बुरा सोचे। नीना ने रुना को भी उसकी माँ की हरकतों के बारे में बताया, लेकिन रुना ने उल्टा उसे ये कहा कि यॉन की नाकामी की वजह से तुम कामयाब बन पाई हो, तो इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तब जाकर नीना को एहसास हुआ कि उसकी बहन भी उसकी माँ जैसी ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। अगले दिन आंटी कंपनी से रिजाइन करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, अंकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। इसके बाद पुलिस अंकल को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। इन चीजों से डांस मेंबर्स के बीच भी टेंशन का माहौल था। उन्हें लगा, क्या फायदा इतनी मेहनत का जब कोई भी पैसे खिलाकर वोट बदल सकता है। हालांकि यॉन और कांग ने सभी को दिलासा दिया कि वो लोग कभी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होने देंगे। इसके बाद यॉन और डैन को रुना मिली। रुना ने यॉन को देखते ही उससे माफी मांगना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक यॉन इनकी चाल समझ चुकी थी। रुना बस ये नाटक इसीलिए कर रही थी ताकि अपने डैड को जेल से छुड़ा ले, मगर यॉन टस से मस नहीं हुई। उसने अपना मन बना लिया था, जिसने गलती की है उसे सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ये देख रुना ने अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछे और फिर से अपने असली रूप में आ गई। अपने परिवार को ऐसे बिखरता देख रुना का एक तरह से दिमाग खराब हो रहा था। उसने यॉन को धमकी देते हुए कहा, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ये सुन डैन ने यूमी से कहा कि वो रुना और उसके बंदों पर नजर रखे। इसके बाद यॉन डैन को शॉपिंग मॉल में ले गई। दोनों ने खूब सारी फोटोज खिंचवाई। यॉन को इस बात का दुख था कि ये पल उनकी जिंदगी में ज्यादा देर नहीं रहेगा। इस बात को सोचते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने डैन को कांग की कही बात बताई और कहा, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 महीना बचा है। डैन बेचारा क्या ही कहता। उसने यॉन से कहा कि वह जरूर एक दिन इंसान बनेगा। फिर उसने जाकर कांग से कहा कि तुम यॉन को उल्टी सीधी बातें बताना बंद करो। अगले दिन यॉन और डैन उसी पार्क में गए जहाँ वो पहली बार मिले थे। यॉन डैन से कहती है, मिल गया तरीका तुम्हें इंसान बनने का। वहाँ से वो डैन को चर्च ले गई। फिर उसने अपने पर्स से 2 रिंग्स निकाली और डैन को शादी के लिए प्रपोज किया। उसका ये मानना था कि अगर वो दोनों ईश्वर के सामने कबूल कर लेंगे कि वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो ईश्वर भी उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देगा। डैन को लगा कि शायद ये तरीका काम ना करे। तभी सड़क पर स्पीड में एक कार आई। वो एक छोटे बच्चे को उड़ाने वाली ही थी कि डैन ने तुरंत भागकर उस बच्चे को बचा लिया, जिससे उसके हाथ में चोट भी लग गई।
डैन को था कि वो तो एंजल है, उसका जख्म जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार कई दिन बीतने के बाद भी जख्म ठीक नहीं हुआ। यॉन कहती है, शायद ये तुम्हारे इंसान बनने की निशानी है। हमें बारिश होने तक का इंतजार करना चाहिए। अगर बारिश में तुम्हारे पंख बाहर ना निकले तो इसका मतलब ये होगा कि तुम इंसान बन चुके हो। कुछ ही दिनों के बाद एक रात जोरों की बारिश हुई। डैन अपने हाथ फैलाकर बारिश में खड़ा हो गया, लेकिन उसके पंख बाहर नहीं निकले। फिर यॉन और डैन ने एक दूसरे को किस किया। उन्हें लगा डैन इंसान बन गया, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। उसी रात वो एक दूसरे के साथ रहे। फिर अगले दिन डैन ने ह्यू को इस बारे में बताया। ह्यू कहता है, बात यह है कि तुमसे तुम्हारी मैजिकल पावर छीन ली गई है। अब तुम किसी भी वक्त गायब हो सकते हो। डैन का तो ये बात सुनकर मानो दिमाग ही काम करना बंद हो गया। दूसरी तरफ यॉन स्टेज पर रिहर्सल कर रही थी। डैन उसके लिए बुके लेकर आया। इसके बाद जब वो ऑडियंस में बैठकर उसे देख रहा था, तभी उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। डैन ने सोचा कि इस हॉल के अंदर हवा कैसे चल रही है। वो इधर उधर देखने लगा। तब जाकर उसकी नजर स्टेज पर पड़ी। यॉन स्टेज पर से गायब हो चुकी थी। फिर ह्यू ने आकर डैन को बताया कि ये आने वाली मौत की निशानी है। फाइनल डांस परफॉर्मेंस के दौरान यॉन की स्टेज पर ही मौत हो जाएगी। कुछ लोगों का शैतान के हाथों मरना तय होता है। एक बार तो यॉन ने उसका एक्सीडेंट होने से बचा लिया, लेकिन इस बार यॉन की किस्मत बदलना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी किस्मत में यही लिखा था। डांस खत्म होते ही डैन यॉन के पास गया और उसे बुके देकर प्रपोज किया। यॉन ने भी खुशी के मारे डैन को हक कर लिया। इसके बाद वो दोनों अपनी शादी की प्लानिंग में लगे हुए थे। तब डैन ने वापस यॉन को प्रपोज किया। उसे पता था कि वो इंसान तो नहीं बन पाएगा, पर उसने अपना मन बना लिया था कि वो फाइनल डांस परफॉर्मेंस के दिन यॉन के बदले खुद को कुर्बान कर देगा। उस रात डैन ने यॉन को बताया कि मैं इंसान नहीं बन सकता और मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ। तुम्हें इस बात के लिए रेडी रहना होगा। यॉन ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। फिर दोनों ने एक हफ्ते के अंदर शादी करने का फैसला किया। जब वो लोग शादी की शॉपिंग कर रहे थे, तब ह्यू बार बार भेस बदलकर उन्हें लड़ाने की कोशिश कर रहा था। डैन ने ह्यू से अकेले में पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ह्यू कहता है, मैं नहीं चाहता तुम किसी इंसान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो जिसकी किस्मत में मरना लिखा है। इस बात को लेकर उन दोनों में काफी बहस हो गई। यॉन ने तुरंत आकर उन दोनों को चुप करवाया। ह्यू यॉन को भी समझाना चाहता था, पर उसने ह्यू को अपनी शादी में आने का इन्विटेशन दे दिया। ह्यू के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं और वह वहाँ से चला गया। इस तरफ अंकल और आंटी दोनों अपना जुर्म कबूल करने को तैयार थे, मगर रोना को अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने फिर एक लाइटिंग स्टाफ को पैसे खिलाए ताकि वो वही हादसा फिर दोहराए जो 3 साल पहले हुआ था। उस शाम डैन ने रुना से कहा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगा। अंकल के जेल जाने के बाद कई इन्वेस्टर्स ने कंपनी से अपना नाता तोड़ दिया था। इसे डांस कंपनी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। यॉन ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लोगों से अपील की कि वो इन चीजों के बजाय उसके आर्ट पर फोकस करे। फिर यॉन ने कांग को अपनी शादी का कार्ड दिया। इतना होने के बाद भी कांग को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने यॉन को समझाने की पूरी कोशिश की कि डैन के जाने से तुम्हें बहुत दुख होगा, तुम उस दुख को सह नहीं पाओगी। यॉन कहती है, मैं डैन के साथ कुछ पलों की खुशी के लिए जिंदगी भर दुख सहने को तैयार हूँ, और ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। कांग यॉन को बताता है कि अगर उसे इंसान बनना है तो उसे पहले अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। हालांकि ह्यू ने तो यॉन को कुछ और ही बताया था कि डैन धरती पर अपने मिशन को पूरा करने आया था। फिर उसे एक गलती हो गई, वो ये कि उसने यॉन का एक्सीडेंट होने से बचा लिया था, यानी उसकी किस्मत पलट दी थी। ये जानकर यॉन ठान लेती है कि वो डैन को कभी मरने नहीं देगी। इधर नीना के घर छोड़कर जाने की वजह से रुना को यॉन के लिए गुस्सा और बढ़ गया। अगले दिन रुना ने उस लाइटिंग वाले को पैसे खिलाए ताकि वो फिर से यॉन पर झूमर गिराए। खुशकिस्मती से डैन उन पर नजर रखे हुए था। उसने उस बंदे को ऐसा करने से रोका और कहा कि वो रुना की हाँ में हाँ मिलाए ताकि उसके सारे प्लान्स की खबर इन लोगों को मिलती रहे। इधर नीना ने भी डांस ग्रुप छोड़ने की बात यॉन से कही, लेकिन यॉन ने उसे ग्रुप छोड़कर जाने नहीं दिया। वो नीना से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे चलकर डांस ग्रुप के लीडर बनो,
शादी वाले दिन आखिर हु ने भी डैन और यॉन को अपनी ब्लेसिंग्स दे ही दी। हालांकि शादी सिर्फ 2 लोगों ने अटेंड की, यूमी और यॉन के पेट डॉग ने। यॉन की आंखों में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। वो बस एक तक डैन को देखे जा रही थी। शादी के बाद जब डैन बाहर गया तो यॉन चर्च में चली गई। उसने डैन के रुमाल को अपने हाथों में पकड़कर गॉड के सामने कहा, मैं डैन के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ डैन भी गॉड से यही प्रे कर रहा था कि वो यॉन को हमेशा खुश रखे। इसके बाद वो रुना से मिलने गया और जैसा कि उसने कहा था कि वो उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी रुना के आदमी ने उसे जख्मी कर दिया। ह्यू भी वहाँ आ पहुंचा। उसने डैन को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर डैन तो जिद पर अड़ा था, मानो यही उसकी जिंदगी का आखिरी मकसद हो। रुना के आदमी ह्यू पर अटैक करने वाले थे और ह्यू ने बस एक चुटकी बजाकर उसे हवा में उछाल दिया। डैन भी हैरान था कि उसका सीनियर एंजल, जिसने उसे हमेशा दूसरों की किस्मत में दखल देने से रोका था, आज उसने खुद उसके लिए किसी की जान ले ली। गुनाह करने के बाद ह्यू जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। वो अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। फिर उसके चारों तरफ काला धुआं छा गया। ह्यू ने डैन से कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे अंदर अब भी इंसानियत जिंदा है, मगर मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। राख बनने से पहले ह्यू ने अपने मैजिकल पावर से डैन को चर्च पहुंचा दिया। चर्च में यॉन स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान देने वाली थी। डैन ने ये देखते ही स्लीपिंग पिल्स उससे छीनकर गुस्से में जमीन पर फेंक दिया। डैन खुद भी जख्मी था तो वो सीधा यॉन की गोद में गिरकर बेहोश हो गया। यॉन उसे हॉस्पिटल ले गई। फिर कांग ने आकर यॉन को बताया कि डैन रुना को मारने गया था। वहीं उसके बंदों ने उस पर हमला कर दिया। यॉन को ये भी पता लगा कि डैन की खुद की मौत होते होते रह गई। कांग कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए खुद को कुर्बान नहीं कर रहे, बल्कि तुम दोनों ही खुदगर्ज हो, क्योंकि तुम लोग इस दुनिया में अकेले रहने से डरते हो। वैसे कांग की बात बिल्कुल सच थी। यॉन ने उसे कहा, मैं कुछ दिन डांस प्रैक्टिस करने नहीं जा पाऊंगी। असल में अगले 3 दिन डैन की जिंदगी के आखिरी दिन थे, जिन्हें वो उसके साथ बिताना चाहती थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही डैन यॉन को चर्च ले गया। उसने यॉन को बताया कि कैसे सीनियर एंजल हु ने हमारी खातिर कुर्बानी देकर अपनी आंख को राख में बदल दिया। चर्च में उन्हें एक लेटर भी मिला जो ह्यू ने गॉड को लिखा था। उसने लेटर में गॉड से रिक्वेस्ट की थी कि वो डैन और यॉन को साथ रहने का एक मौका दे। इस तरफ अपने बंदों की मौत के बाद रुना पागल हो रही थी। उसके दिल में बदले की आग जलने लगी। फिर नीना ने पुलिस के साथ मिलकर जाल बिछाया ताकि रुना पकड़ में आ जाए। पुलिस को रुना के आदमी के फोन से ढेर सारे सबूत मिले, जिसके बाद पुलिस ने रुना को अरेस्ट कर लिया। अब यॉन की जान को भी कोई खतरा नहीं था, इसीलिए डैन और कांग ने उसे डांस परफॉर्मेंस के लिए मनाया। यॉन का फाइनल डांस परफॉर्मेंस भी 3 दिनों बाद था, जिस दिन डैन इस धरती से गायब होने वाला था। उस सुबह डैन और यॉन हंसते हंसते घर से निकले। उन्होंने पहले से ही इस बात को लेकर काफी रोना धोना कर लिया था। अब वो बस हंसी खुशी एक दूसरे को अलविदा कहना चाहते थे। इस तरफ रुना ने जेल में खुदकुशी करने का नाटक किया, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उसने नर्स को बेहोश करके उसकी ड्रेस चुरा ली और फिर हॉस्पिटल से सीधा डांस कंपनी चली गई। रुना ने नीना से कहा, अब उसका निशाना यॉन नहीं बल्कि डैन है। रुना अपनी बहन नीना को बहुत अच्छे से जानती है। उसे पता था कि वो ये बात डैन को जरूर बताएगी। नीना ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। डैन को जैसे ही ये खबर मिली, वो रुना को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। इधर जैसे ही पहली डांस परफॉर्मेंस खत्म हुई, यॉन डांस हॉल से बाहर निकली। तब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जिसके हाथों में चाकू था और वो डैन का पीछा कर रही थी। वो लड़की असल में रुना ही थी। उसने डैन को देखते ही चाकू को जमीन पर फेंक दिया। फिर डैन से कहा, लो, मेरी जान लेना चाहते थे ना। डैन उसे मारने की कोशिश करता, लेकिन उसका हाथ वहीं रुक जाता है। इसके बाद पुलिस रुना को ले जाती है। रुना जाते जाते डैन से कहती है कि मुझे सबसे पहले तुम्ही को मारना चाहिए था। डैन को फिक्र होने लगी कि रुना ने कहीं किसी और को तो नहीं मार दिया। इसके बाद यॉन भागते हुए नीना के पास आई। उसने नीना से कहा, क्या तुम कल स्टेज पर मेरी जगह ले सकती हो? फिर वो अपना परफॉर्मेंस देने स्टेज पर चली गई, इस बात से बेखबर कि किसी भी पल उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ रुना चाकू लेकर यॉन को मारने आगे बढ़ रही थी। उसने यॉन के पेट में छुरा घोंप दिया। धीरे धीरे यॉन की ड्रेस पर खून फैलता जा रहा था। अब क्योंकि डांस में भी डांसर की मौत से रिलेटेड था, तो सबको लगा कि ड्रेस पर खून डांस का हिस्सा है। किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया।
यॉन ने डैन से वादा किया था कि वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, इसीलिए वो आखिर तक नाचती रही। फिर डांस खत्म होते ही वो डैन की बाहों में गिरकर बेहोश हो गई। यॉन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डैन बाहर खड़ा घड़ी में 12 बजने की राह देख रहा था ताकि वो गायब हो जाए। उसे लगा कि ऐसा करने से यॉन जिंदा बच जाएगी। अचानक उसका शरीर धुंधला धुंधला सा होने लगा। फिर वो हंसते हुए गायब हो गया। यॉन मरने से तो बच गई, मगर उसकी हालत बहुत नाजुक थी। रुना जेल में इस खबर का इंतजार कर रही थी कि नीना ने यॉन की पोजीशन ली या नहीं। उसे यॉन से कोई मतलब नहीं था। वो सोचती है आखिर उसकी मेहनत रंग लाई, अब उसकी बहन डांस ग्रुप की लीडर बन पाएगी। लेकिन तभी वो न्यूज में देखती है कि नीना ने डांस ग्रुप छोड़ दिया है। उसके परिवार ने जो कुछ किया वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए उसने कसम खाई है कि वो आज के बाद कभी स्टेज पर नहीं चढ़ेगी। ये बात सुनते ही रुना जेल में बेहोश हो गई। यहाँ यॉन को भी अब तक होश नहीं आया था। यूमी ने कांग को बताया कि डैन कई दिनों से गायब है। तभी कांग को डैन का रुमाल मिला। रुमाल पर बना पंख अभी भी काला नहीं पड़ा था। इसके बाद हमें पता लगता है कि गायब होने के बाद डैन हेवन गया। वहाँ गॉड ने उसे बताया कि सीनियर एंजल हू ने लगातार तुम्हें और यॉन को मिलाने की दुआ की। ऊपर से तुमने अपने आप को रुना को मारने से रोका। इस बात के लिए तुम्हें फिर से एंजल बनाया जा रहा है। डैन एंजल बनकर फिर धरती पर आया। अब उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। वो यून से बात करने के लिए उसके सपने में गया। सपने में वो यून को हॉस्पिटल से घर ले आया। फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन जब यॉन डैन के सीने पर सर रखकर सोई थी, तब उसने डैन से पूछा, तुम सच हो या फिर कोई सपना? मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुन नहीं पा रही हूँ। डैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि तुम्हें मिलना और तुमसे प्यार करना भगवान की तरफ से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। इसके बाद उसने आखिरी बार यॉन को किस किया। उसी वक्त वो हकीकत में भी यॉन को किस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा यॉन के गाल पर गिरा और रुमाल पर बने पंख का रंग झट से काला हो गया। यानी डैन ने यॉन के लिए खुद की कुर्बानी दे दी ताकि वो ठीक हो जाए। कुछ महीनों बाद यॉन की हालत ठीक होने लगी। उसने फिर से कंपनी ज्वाइन कर ली और अपनी कंपनी की लीडर बन गई। उसने आंटी, अंकल और रुना को अब तक माफ नहीं किया था। रही बात डैन की, तो यॉन को अभी लगता है कि डैन कहीं न कहीं उसके साथ ही है। वो अकेले में उससे बातें करती और अक्सर उस पार्क में जाती जहाँ डैन उससे मिला था। उसे उम्मीद थी कि डैन वापस जरूर आएगा। यूमी से यॉन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उसने यॉन को वो बॉक्स दिखाया जो उससे डैन के रूम में मिला था। उस बॉक्स में ढेर सारे एनिवर्सरी कार्ड्स थे जो डैन ने यॉन के लिए लिखे थे। उसने उसकी और यॉन की पहले से लेकर 10वीं मैरिज एनिवर्सरी तक के लिए कार्ड लिखकर रखे थे। यॉन ने रोते रोते यूमी से कहा, डैन हमेशा मेरे साथ ही रहता है, बस इंसान उसे देख नहीं पाते। फाइनल डांस के बाद कांग देश छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया। जाने से पहले वो नीना से मिला जो कि डांस ग्रुप छोड़कर खुद डांस टीचर बन गई थी। इसके बाद यॉन वापस पार्क गई। डैन उसके बगल में बैठा उसे देख रहा था। जैसे ही डैन ने यॉन के आंसू पोंछने की कोशिश की, यॉन मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी मानो वो उसे देख पा रही हो। फिर उसने डैन के सीने पर हाथ रखा और उसकी हार्टबीट को महसूस करने की कोशिश की। डैन का दिल जोरों से धड़क रहा था। यॉन ने डैन को गले से लगा लिया। इस पल डैन का एंजल वाला रुमाल उसकी शर्ट की जेब से गायब हो गया था। असल में डैन को अपना मिशन समझ आ गया था जिसके लिए गॉड ने उसे धरती पर भेजा था, और वो मिशन था इंसानियत के बारे में जानना, जिसे पूरा करने के बाद भगवान ने डैन को फिर से इंसान बना दिया ताकि वो यॉन के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। और इसी खूबसूरत मोड़ पर ये के ड्रामा की कहानी यहीं पर खत्म होती है।